अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नए साल के आगाज से पहले मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ सामने आई है। इमरान खान के 2 मुतालबात पर आज से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। इसके साथ साथ आज सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज़ अशरफ और सैयद नवीद कमर भी शरीक हुए। एलामे के मुताबिक इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि इससे पहले आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और पीटीआई का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ, जिसमें 8 रुकनी हुकूमती कमेटी के 7 अरकान शरीक हुए। लेकिन तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी के सिर्फ 3 अरकान इजलास में आए, जिनमें असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ असद कैसर शामिल थे। इजलास के एलामिया के मुताबिक आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशिस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार ने शिरकत की। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बाइस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। ओपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तिदाई मुतालबात का खाका पेश किया और तय पाया कि अगली मीटिंग में ओपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी ताकि इस दस्तावेज की रोशनी में बात आगे बढ़ सके। बाहिमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। अब आम बात यह है कि मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सिर्फ 3 अरकान शरीक हुए, 4 अरकान गैर हाजिर रहे। अहम बात यह भी है कि गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने अपनी 7 रुकनी कमेटी को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलाया था, तो तब भी सिर्फ 3 अरकान मिलने पहुंचे थे, जिनमें अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान शामिल थे। उनमें से 2 यानी अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा की इमरान खान से बात भी हुई थी, मगर आज ये तीनों ही अरकान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर काबीना इजलास की वजह से शरीक नहीं हुए, उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी की वजह से ना आ सके, हामिद खान बांग्लादेश के दौरे की वजह से मुज़ाकरात में शरीक ना हो सके, सलमान अकरम राजा लाहौर में अदालती मसरूफियात की वजह से शरीक ना हुए। बहरहाल अब अगला इजलास 2 जनवरी को होना है, जबकि आज के इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि मुज़ाकरात का बहुत मज़बूत आगाज़ हुआ है, इस अमल से मुताल्लिक ज़्यादा क़यास आराइयाँ ना की जाएँ। आज बहुत ही एक मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था। जितनी कम से कम स्पेकुलेशन हो इसके ऊपर, जितने कम से कम कमेंट्स किए जाएं, जब तक ये चीज़ें कंक्लूड नहीं होता वो बेहतर रहेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पोलराइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। 2 जनवरी को मीटिंग होगी और एक चार्टर ऑफ डिमांड या जो उनके पॉइंट्स हैं अपोजिशन के, वो भी उसमें लेके अगली मीटिंग में लेके आएंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि आज हमने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। हुकूमत से इमरान खान से मुलाकात करवाने का मुतालबा किया, जिस पर हुकूमत मान गई है। आपने तो रिपोर्ट कर दिया है कि आज हमारी मीटिंग हो गई है। इस पर हमने अपना नुक्ता नज़र इस तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। इस सूरत हाल में एक और मसला सामने आ रहा है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए खुद ही कमेटी बनाई और मुज़ाकरात की ख्वाहिश का बार बार इजहार भी कर रहे हैं, मगर वो चाहते हैं कि पीटीआई के रहनुमा हुकूमती अरकान से मुलाकातें करते वक्त तस्वीर ना बनवाएं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक हफ्ते को इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात पर एतराज़ उठाया और अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैंने सुबह अखबार में अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की तस्वीर देखी। अली अमीन गंडापुर को इस तरह तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए। अगर ज़्यादा मजबूरी थी तो बंद कमरे में मुलाकात हो सकती थी। यानी मुलाकात पर एतराज़ नहीं कर रहे इमरान खान, तस्वीर खिंचवाने पर एतराज़ कर रहे हैं कि वो आवाम के सामने ना आए। इसके अलावा आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था, मगर आज
इस केस की समाअत अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत में हुई और अदालत ने मुल्जिमान के वकला को बताया कि अब फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा कि फैसला अभी लिख रहे हैं, फैसला आज नहीं आएगा। अदालती छुट्टियां भी आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। तहरीक इंसाफ अचानक फैसले की तारीख आगे बढ़ाने पर सवाल उठा रही है। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने सवाल उठाया कि फैसला क्यों मौखर किया गया और कहां लिखा जा रहा है कि सुनाने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है। साथ ही तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया कि जब हुक्म आया तो जज ने रात देर तक तेज तरीन अदालती कार्रवाई करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला महफूज किया। फिर जब दूसरा हुक्म आया कि फैसला मौखर कर दिया जाए तो फौरन उसे मौखर कर दिया गया। अब पीटीआई अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इल्जाम लगा रही है कि जज ने किसी के हुक्म पर रात देर तक समाअत करके फैसला महफूज किया था। हालांकि उसी दिन केस में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े होकर मीडिया को बताया था कि पीटीआई की मर्जी और बाहिमी रजामंदी से समाअत देर तक चली थी ताकि जल्द फैसला हो सके और पीटीआई को आला अदालतों में केस ले जाने का मौका मिल सके। आज अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा था, आज उसके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ने कंप्लीशन को पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले हम कंसेंट के साथ इसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम की और सरकार की कंसेंट थी कि आज हम लेट आवर्स तक काम करेंगे। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो हमारी म्यूचुअल रजामंदी से 1 साल से जो केस चल रहा है, हम उसमें इसलिए भी चाहते हैं कि तेज़ी से फैसले हों, क्योंकि पैटर्न यही देखा है अनफॉर्चुनेटली कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हम जहां भी पेश होते हैं सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है और मेरिट्स को नहीं देखा जाता और एंड में सजा हो जाती है और फिर हम फाइनली इवेंचुअली हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए और उसमें बड़ा टाइम सर्फ हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तरफ से फैसले सुनाने की इजाज़त मिलने के बाद हफ्ते को फौजी अदालतों ने 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई दी थीं और ISPR ने अपने बयान में ये भी वाज़ेह किया था कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा कि जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और फैसलों पर न सिर्फ मुल्क के अंदर से तनकीद हो रही है और सवाल उठाया जा रहा है कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए हैं या नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने भी इन सजाओं पर तशवीश का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन के बयान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में फौजी अदालत की तरफ से 25 शहरियों को सुनाई गई सजाओं पर तशवीश का इजहार करती है। उन फैसलों को इन जिम्मेदारियों के बरखिलाफ तस्वुर किया जाता है जो पाकिस्तान ने आलमी मुआहदा बराए शहरी और सियासी हुकूक के तहत उठाई हैं, जिसके आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को आज़ाद, गैर जानिबदार और मजाज अदालत में मुनसिफाना और पब्लिक ट्रायल का हक हासिल है। साथ ही हर शख्स को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक भी हासिल है। इसके अलावा इसी आर्टिकल में यह भी वाज़ेह किया गया है कि फौजदारी मुकदमात के हर फैसले को पब्लिक किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के बयान के मुताबिक GSP+ के तहत पाकिस्तान समेत इससे इस्तिफादा हासिल करने वाले मुमालिक ने रजाकाराना तौर पर रजामंदी दी हुई है कि वो आलमी मुआहदा बराए शहरी और सियासी हुकूक समेत कोर इंटरनेशनल कन्वेंशंस को मौसर तरीके से नाफिज करेंगे ताकि GSP+ स्टेटस से फ़ायदा हासिल किया जाता रहे। इस पूरी सूरत हाल में आज हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी में खालिद मक्सी और एजाजुल हक को भी शामिल कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए और VPN बंद किया जाए तो इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों, सियासतदानों और बाबुओं को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करते। इससे मुझे और आपको फ़र्क पड़ता है। मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता, आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम होगा। तो इसके लिए हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। आए हम मिलके अपना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डिजिटल बिल ऑफ राइट्स मिलके पहले लिखवाएं, मिलके कंसल्टेटिव प्रोसेस से, सबका इनपुट से हम वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे। फिर आपका नुमाइंदा बन के मैं नेशनल असेंबली जाके उसके लिए जद्दोजहद करूंगा। इस सूरत हाल में आज मुज़ाकरात हुए हैं। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, कहा गया था कि नवाज शरीफ की मुकम्मल अप्रूवल के साथ होंगे, आप नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, क्या मुकम्मल मैंडेट है नवाज शरीफ साहब का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी, आपकी कमेटी का, जिसकी तादाद बढ़ती जा रही है? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी जो कमेटी बनी है और इसको एक मैंडेट दिया गया है तो ये उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं होता।
वज़ीर आज़म ज़ाहिर है उन्होंने तख्लीक की है, तश्कील दी है ये कमेटी। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैं ज़ाती तौर पे बराह रास्त तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी नहीं चाहता कि मामलात जो हैं वो इंतशार का शिकार रहें या मुल्क के अंदर अफरा तफरी रहे और मामलात ज़िंदगी भी ख़राब हो, मईशत भी ख़राब हो, अमूर ख़ारजा भी ख़राब हो। तो सब चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन हो, खैर सगाली हो और जमहूरी कदरों के साथ हम आगे बढ़ें। सब और फिर ये जो मुज़ाकरात हुए, अगर मैंडेट सबका है, सब यही चाहते हैं, तो क्या फिर 190 मिलियन पाउंड केस की तलवार लटका कर मुज़ाकरात कर रहे हैं? फैसला आना था, आज नहीं आया, 6 जनवरी कर दिया गया है, 2 जनवरी को आपका दूसरा दौर है, क्या तलवार लटका के मुज़ाकरात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तलवार लटकाने की बात नहीं है। ना इधर से हम कोई तसव्वुर कर सकते हैं, ना उधर से किसी लटकी हुई तलवार का आज हमने जिक्र किया है, ऐसी बात नहीं है। ये एक अदालती अमल है जो अपने तौर पे चल रहा है। आज हमारी कमेटी जो है वो जो एक सोच थी कि जी जल्दी से मामलात आगे चलें, लेकिन फिर दोनों कमेटियों की मशावरत से 2 जनवरी पे हम गए हैं। तो हमारा उस मुकदमे के फ़ैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्या फ़ैसला आना है, किसके हक़ में आना है, किसके ख़िलाफ़ आना है, वो तो 6 जनवरी को आ जाएगा। हमारे 2 जनवरी को आखिरी मीटिंग नहीं है, ये 2 जनवरी से आगे भी चलेगी और पता नहीं कब तक चलेगी, क्योंकि मामलात जो हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड लाएंगे 2 को। उसके बाद तय होगा कि जी इन मामलात पे कितना हम गिव इन कर सकते हैं, कितनी कंसेशन दी जा सकती है, वो कितना पीछे हट सकते हैं। तो वो तो मुज़ाकराती अमल जो एक प्रैक्टिकल शेप में शुरू होगा वो 2 से शुरू होना है, उसके 3-4 दिन बाद ये फैसला आ जाना है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सब और अगर आप कह कि हर तरफ से ये ख्वाहिश है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, वो ख्वाहिश है, तो 9 मई के मुकदमात का मिलिट्री ट्रायल के तहत फैसला आना और फिर उस प्रेस रिलीज में ये बात किया जाना कि जो मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो क्या मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए है या डिरेल करने के लिए? देखें शाहज़ेब, हमने आज बड़ी सख्ती के साथ ये चीज़ तय की थी कि एक दुनिया बाहर है जो चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं, बयानात आ रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम उनकी तरफ चले जाएंगे तो फिर हमारी मंजिल खोटी हो जाएगी। हमने ये तय किया था कि हम सख्ती से अपने आप को इस 4 दीवारी के अंदर, जो कमरे की 4 दीवारी है, इसके अंदर महदूद रखेंगे और मामलात को यहीं पे हल करने की कोशिश करेंगे। बाहर कोई तकरीर हो रही है, कोई बयान आ रहा है, कोई ट्विटर आ रहा है, हम उससे कम अज़ कम कोशिश करेंगे कि उसके असरात हम कबूल ना करें। अब बाहर की जिन डेवलपमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे पेश नज़र वो नहीं है और हम इन चीज़ों पर आगे चल के भी गौर नहीं करेंगे। हमने ना कोई तलवार लटकाई है, हमने बड़ी कुशादा दिली के साथ, बड़े खुले दिल के साथ, बड़े खुले जहन के साथ, खुले दिमाग के साथ मुज़ाकरात में गए हैं और हम चाहते हैं कि एक कामयाबी की कोई मंजिल हम हासिल कर सकें। मतलब क्योंकि ये फैसले 9 मई के हवाले से आए और 9 मई के हवाले से उनकी एक डिमांड है और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और ज़ाहिर है वो 3 सीनियर तरीन जजेस का कह रहे हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। ज़ाहिर अगर सीनियर तरीन होते हैं तो इस पर क्या आपको लगता है ये एक डूएबल है, इस पर हुकूमत मान सकती है? देखें, अभी डूएबल क्या है, अनडूएबल क्या है, इस पे बात नहीं गई है। आज उन्होंने चंद चीज़ों का जिक्र किया है जो आप कह रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से एक डिमांड कह लें या प्रपोज़ल कह लें या मुतालबा कह लें, कुछ भी कह लें, एक शर्त कह लें, ये चीज़ आई है उनकी तरफ से। उन्होंने ख़ुद भी बाहर जाके मीडिया से गुफ्तगू की है कि हमने ये बातें कही हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये कहा गया है कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी शराइत हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसको एक चार्टर ऑफ डिमांड की शक्ल दीजिए, एक पेपर तैयार कीजिए और वो लाइए इस कमेटी के सामने, और आपके पास अब बहुत दिन है, आप अच्छी तरह से गौर व खौज कर लीजिए। फिर जब वो चीज़ें आएंगी उन पे बहस होगी, हमारी तरफ से भी बहस होगी, उनकी तरफ से होगी, दलाइल आएंगे, कानून आएगा, आईन आएगा और बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो इस स्टेज पे मेरा ख्याल है कि ना तो ये कहा गया है जी कि ये डूएबल है और ये हम नहीं कर सकते, ना कोई ऐसा बैरियर लगाया गया है, ना कोई ऐसी दीवार खड़ी की गई है जी कि इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये मराइल अगर आए भी तो आने वाले दिनों में आएंगे। सब और मगर ये बताएगा कि किस हद तक आप लोगों को एतमाद है कि आप जो भी मामलात इस कमेटी के साथ तय करेंगे, जिसमें आज पीटीआई की तरफ से तो सिर्फ असद कैसर साहब आए, बाकी का रीज़न दिया गया, वो मामलात इमरान खान साहब की तरफ से वीटो नहीं होंगे? कितना मैंडेट है इस कमेटी के पास जिसके साथ आप बात कर रहे हैं? आपको क्या एहसास हुआ?
हम तो इसी एहसास के तहत बात कर रहे हैं कि वो खान साहब की आशीर्वाद से एक कमेटी बनी है, उधर से इस ख्वाहिश का इजहार हुआ है कि बातचीत होनी चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि इस कमेटी को खान साहब का मैंडेट हासिल है। कमेटी ने ये भी आज ख्वाहिश की कि जी हमें फैसिलिटेट किया जाए, हमारी मुलाकात कराई जाए खान साहब से, ताकि डे टू डे डेवलपमेंट्स जो होती हैं कमेटी की हम उनको बताते रहें। हमने उस पर भी मुस्बत रद्द अमल दिया है। डार साहब ने, राना साहब ने कहा है जी कि हम मुतलका जो वजारत है, वजारत दाखिला, उससे बात करके फैसिलिटेट करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह हम जो कहेंगे उसकी ज़मानत देंगे, उसकी गारंटी देंगे, इसी तरह वो भी ये कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है वो मैं नहीं कह सकता। वैसे यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब भी कमेटी का इजलास होगा उसके बाद कमेटी के जो अरकान है पीटीआई की तरफ से, उनकी मुलाकात कराई जाएगी इमरान खान साहब से। एक तो आज वादा किया गया, अगर दो के बाद भी कराई जाएगी ताकि वो अप्रूवल ले सकें, और बजाय इसके कि बहुत सारा नॉइस क्रिएट हो, बहुत सारे लोग मिलते हैं इमरान खान साहब से जाके, ये लोग खुद फर्स्ट हैंड बता सकें उनको कि क्या बात हो रही है और कहाँ मामला जा रहे हैं। जी हाँ, ये उनकी तरफ से आज ये ख्वाहिश आई थी। हमने उस ख्वाहिश को कबूल किया है एक हद तक, और हमने कहा है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। मसलन आज की मीटिंग है, अगले 1-2 दिनों में अगर उनकी मुलाकात हो जाती है, वो इसकी पेशरफ से आगाह करेंगे। फिर 2 जनवरी 2025 की जो मुलाकात होनी है उसके बारे में शायद वो ताज़ा हिदायत लेके आ जाएं। तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लें या यहाँ की मालूमात उन तक पहुँचाएँ, और ताकि आने वाले दिनों में फिर जब कोई चीज़ तय हो जाए तो ऐसा ना लगे जी कि कमेटी कहीं और है और ख़ान साहब जो हैं वो उसके साथ पूरी तरह मरबूत नहीं है उनकी राय। तो हम चाहते हैं कि ये साथ साथ उनका रब्त व ज़ब्त आपस में भी कायम रहे, ताकि कमेटी जो है वो किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार ना हो जाए जी कि बात तय हो जाए और बाद में पता चले जी कि वो सारा खेल बिगड़ गया है। सब जो तय होना है, अब ज़ाहिर आपके पास मुज़ाकरात का तो अप्रूवल है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी, क्या तय करने का भी मैंडेट है उनकी डिमांड्स के हवाले से आपके पास? देखिए, तय करने का मामला ये है कि जब उधर से डिमांड्स आएंगी, हमारे सारे सीनियर अरकान हैं, वो जानते हैं, कानून को भी जानते हैं, आइनी तकाज़ों को जानते हैं। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, वो सारे अमूर को अच्छी तरह से समझते हैं। बाकी अरकान भी सारे, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हैं, नवीज़ और बहुत से अरकान हैं हमारे जो सारे माशाअल्लाह बड़े सीजनड है। तो वो देखेंगे उनको कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पे हम कोई रिलैक्सेशन देने की पोजीशन में हैं या रिकमेंडेशन देने की पोजीशन में हैं अपनी लीडरशिप को, कि जनाब कोई नहीं, हम ये काम कर सकते हैं, ये हो सकता है, ये रियायत उनको दे दी जाए। लेकिन ये सारा अमल उस वक्त शुरू होगा जब उनका चार्टर ऑफ डिमांड हमारे सामने होगा। उसकी रोशनी में ही हम आगे चलेंगे और उसकी रोशनी में ही कोई कंसेशन देनी है तो देनी है, या अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करना है तो करना है। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सेनेटर अल्लामा राजा नाज़िर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से रुकन है, मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप किस हद तक पुर उम्मीद हैं? एक तो ये भी बताएगा कि मैंडेट आपके पास कितना है किसी भी फैसले पर पहुंचने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से, और आप आज की मुलाकात के बाद कितने पुर उम्मीद हैं कि 2 जनवरी को जाएंगे और अपना पूरा चार्टर ऑफ डिमांड लेके जाएंगे तो कुछ पेशरफ्त होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टाइम बहुत अहम होता है, बाज़ औक़ात वक्त बड़ा अहम हो जाता है। जिस वक्त जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो पाकिस्तान अपनी तारीख़ के बदतरीन बहरान से गुज़र रहा है। 71 के बाद तकरीबन अक्सर इदारे इरेलीवेंट हो चुके हैं, आवाम का एतमाद अपने हुकूमती इदारों पर वो तकरीबन ना होने के बराबर रह चुका हुआ है। सियासी बहरान है, अमन अमान का बहरान है, 2 सूबे बिल्कुल बहुत बुरा हाल है अमन अमान के हवाले से। इसी तरह से महंगाई है, बेरोज़गारी है। पाकिस्तान की दुनिया के अंदर भी जहाँ जिस तरह से यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उन्हें पामाल किया जाता है, तो दुनिया के अंदर भी पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तो मेरे ख्याल में, और 26 फिर आप जानते हैं कि 26 नवंबर को जो हुआ, पाकिस्तान के बच्चे यहाँ आए, बारे भाई आए, एक रात 2, 3, 4 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं हम कर सके। हमारा इतना जो सब्र ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत दिया है और उन्होंने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई
और मेरे ख्याल में इससे गनीमत समझना चाहिए। और हुकूमत की तरफ से भी कमेटी बनी है, आज हम बैठे हैं वहाँ पर, इब्तदाई तौर पर बातचीत हुई। अगरचे हम चाहते थे कि आज मीटिंग ना हो, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग थे वो नहीं थे। मसलन उमर अयूब साहब वो पेशावर में हाई कोर्ट में थे, हामिद खान साहब ढाका में थे, और सलमान अकबर राजा साहब भी कोर्ट में थे। तो लेकिन सरदार अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं हमारे असम्बली के, उन्होंने कहा कि हमारे बंदे कल अक्सरियत शायद ना हो, तो आज कल मीटिंग इब्तदाई हो जाए ताकि शुरू हो जाए इंशाल्लाह, फिर बाकी बाद में हम देख लेंगे। मगर अलामा साहब इमरान खान साहब ने तो वही टाइम, मगर अलामा साहब इमरान खान साहब ने तो खुद की डेडलाइन दी हुई थी कि डेडलाइन है, तो फिर आज अवेलेबिलिटी तो फिर उन्होंने यकीनी बनानी थी अपनी। देखिए आप हुकूमत को चाहिए था कि मेरे ख्याल में आप इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए ना। इमरान खान साहब ने कमेटी बहुत पहले से बनाई हुई थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी मेरे ख्याल में ताख़ीर हुई है ना, तो और हुकूमत के लोग भी इस बात को मान रहे थे, लिहाजा इसी वजह से आज मीटिंग हो गई है ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाने में आसानी हो। यानी कि ऐसा कोई मसला नहीं है कि तहरीक इंसाफ में कोई नाराज़ हो या फिर मुज़ाकरात का हामी ना हो, ये जितनी भी कमेटी के लोग बनाए हैं अगली मीटिंग में ये साथ के साथ लोग आप सब मौजूद होंगे इंशाल्लाह। लेकिन ज़रूरी है कि इस कमेटी की मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जाए, हमें एक्सेस दी जाए, हम इमरान खान साहब से मिलें, जो यहाँ बात होती है वह हम उनको बताएं, उनसे मज़ीद जो की बात पूछनी है पूछें। अगर हमारी हुकूमत को चाहिए शरह सदर का सबूत दे। अमूमन तो मुज़ाकरात हुकूमतें करती हैं, वो इंगेज करती हैं अपोजिशन को, बातचीत करती हैं, लेकिन यहाँ बिलक्स हुआ है कि यहाँ इमरान खान साहब ने कमेटी बना के हुकूमत की तरफ बात करने के लिए कहा है, तो उन्हें शरह सदर हो, CVMs होते हैं, थोड़े से माहौल बेहतर करना होता है। अब देखिए पाकिस्तान के अवाम का जो राय है, पब्लिक ओपिनियन है, वो बहुत आम है, उनको भी इंटैक्ट रखना है, उनको भी उम्मीदवार बनाना है, उनकी भी नाउमीदी ख़त्म करनी है। तो हुकूमत को काफ़ी शरह सदर की ज़रूरत है, और ताकि खुले दिल के साथ चीज़ों को देखे और पाकिस्तान को इस बहरान से निकाले। अलामा साहब अभी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे ये बात पूछी कि क्योंकि इमरान खान साहब कैद हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें उनके कान में जाके कर देते हैं, तो कमेटी के अरकान को हर मुज़ाकराती सेशन के बाद या उससे पहले उन तक रसाई हो, तो उन्होंने कहा कि इस पर बात हुई है और हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। तो क्या आपको यकीन दहानी कराई गई है कि आप आज मिले हैं तो उस अगली मुलाकात से पहले आपकी मुलाकात हो जाए, फिर 2 जनवरी को मिले तो फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, ताकि आप उन्हें कॉन्फिडेंस में ले सकें और कोई बहुत ज़्यादा उनके कान में कोई और बात जाके ना कह रहा हो किसी पेशी में? देखें, अगर कमेटी को एक्सेस दी गई ना, तो ये भी एक गोया हुकूमत का एक गुड जेस्टर होगा और चीज़ों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट होगी इसको ना। ये नहीं एक मुलाकात ना, मुमकिन है 2 मुलाकातों की, 3 मुलाकातों की ज़रूरत हो। देखिए पाकिस्तान जहाँ पहुँच गया हुआ है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है, और इसके लिए फिर 1 बार मुलाकात, 2 बार, 3 बार, बिलाखिर इतने देखिए मशरक़ और मगरब के फासले दोनों तरफ ना, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करना और दरमियानी रास्ते निकालना ये बहुत आम है। इसके लिए मिलना, इमरान खान साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे खुद बता दें, इरफान सिद्दीकी साहब में बुजुर्ग हैं, क्या नवाज शरीफ साहब से मिले बगैर ये कुछ कर सकते हैं, या बिलावल भुट्टो साहब से मिले बगैर पीपल पार्टी वाले कुछ कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में एक जेन्युइन तकाजा है, नेचुरल है, और ये मेरे ख्याल में हर आदमी, आप भी इसकी तायद करेंगे कि इनकी मुलाकात होनी चाहिए, ये नहीं कि वहाँ मिलने जाए तो थाने में बंद हो जाए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने कमिटमेंट की है तो हुकूमत ये कमिटमेंट पूरी भी करेगी, अच्छे माहौल में मामला आगे बढ़े। बट आपके पास कितना मैंडेट है, आपके पास कितना मैंडेट है फ्लेक्सिबल होने का? जैसे फॉर एग्जाम्पल अलीमा खान साहबा ने मुतालबा किया कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा है कि 3 सीनियर तरीन जजेस का जुडिशल कमीशन हो। अब जाहिर उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे। अगर हुकूमत कोई और नाम देती है, इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी तरफ से कि बात हो सकती है? देखिए मेरी बात सुने, पहली बात है हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए ताकि हमें सूरत हाल पता चले, चीज़ें वाज़ेह हों, जो हमारी डायरेक्शन है वो भी क्लियर हो और चीज़ें भी हमारे सामने वाज़ेह हों। फिर जब आप बैठते हैं मुज़ाकरात करते हैं, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात नाम इस बात का है कि रास्ता निकालना है और आगे बढ़ना है। मुज़ाकरात होते इसलिए कि रास्ते निकालने और आगे बढ़ने के लिए होते हैं। और आज की मुलाकात का आपका टेक अवे क्या है? आपको लगा कि हुकूमत चाहती है आगे बढ़ना, हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है इससे बात करके आपको लगा कि आगे बढ़ने के लिए और रास्ता निकालने के लिए उनके पास मैंडेट मौजूद है? मेरे ख्याल में जहाँ तक सिलसिला पहुँच गया है ना, तो हुकूमत की ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है, उन्हें ये करना चाहिए। और जब इमरान खान साहब ने कह दिया है, तो आज की मीटिंग में उनकी तरफ से भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें थी,
तो मेरे ख्याल में कहते हैं कि अरबी में कहते हैं ज़ा अमल आखी कल अहसन है, जो आदमी आपके साथ बात कर रहा है उसकी ज़ाहिरी बात के ऊपर उसको तरतीब असर दो, बाकी प्रैक्टिकली पता लग जाएगा चंद दिनों के अंदर क्या होने वाला है। अच्छा, पर क्या बेहतर नहीं होगा कि दोनों तरफ से फिर एक सीज फायर भी हो, क्योंकि बयानात ऐसे आ जाते हैं कभी सोशल मीडिया पे कभी अरकान की तरफ से कि वहाँ हुकूमत भी एहतियात करे, हुकूमत भी ना कोई बयानात दे, इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से भी खामोशी हो ताकि आप लोग आगे बढ़ सके। देखें मेरी बात सुने, आप देखें जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, जंग भी हो रही होती है और बातचीत भी हो रही होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इंशाल्लाह जब ये CBMs होंगे, थोड़ी बहुत हुकूमत की तरफ से अच्छे कदम उठाए जाएंगे जो लोगों के लिए उम्मीद पैदा करेंगे। ये जो सियासी कैदी हैं, आप देख लेना, जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वो दहशतगर्द नहीं है, एजाज चौधरी दहशतगर्द नहीं है, ये शरीफ नजीब अच्छे लोग हैं और सेनेटर हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दें, उनको ले आएँ। देखें ये लोग जो MNAs के और MPs के घरों में घुसा जाता है, उनको उठाया जाता है, उनको हरास किया जाता है, उन पर बाज़ का तशद्दुद भी होता है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए ना। या ये चीज़ें होंगी जो माहौल बनाएंगी मेरे ख्याल में और माहौल को बेहतर करेंगी। ये आम बात है, आप कह रहे हैं एक हुकूमत जेस्चर दिखा सकती है, जो लोग कैद हैं या फिर जो अरकान असेंबली कैद हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हों, ये इस किस्म के जेस्चर हों तो बात आगे बढ़ने में मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अलामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर होगा क्या, अंदर की बात क्या है? हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बाकायदा दौर 2 जनवरी को होगा। हमारे साथ सीनियर साहब वज़ीर-ए-कार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब सबसे पहले ज़ाहिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी, 7 रुकनी कमेटी थी। आज उस कमेटी में से PTI में से सिर्फ असद कैसर साहब शामिल थे। जिन लोगों ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, सलमान अकबर राजा साहब हों या अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो नहीं थे। आज आपने भी अपने प्रोग्राम के इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया। क्या वाकई जो बात बताई जा रही है कि कोई काबीना मीटिंग में मसरूफ़ था, तो कोई अदालती मामलात में मसरूफ़ था, यही है या कुछ और वजह है? तहरीक इंसाफ में कोई और मसला है? देखिए, मसला सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं है, मसला तो हुकूमत में भी है। दोनों फ्रीकैन को ये पता है कि इन मुज़ाकरात से फ़िलहाल कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए कि देखें एक तरफ ये एक दूसरे से मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो PTI के जो मुतालबात हैं वो आप सबको पता है वो क्या हैं। वो कह रहे हैं जी इमरान खान को रहा करो और जो 26 नवंबर के वाक़यात हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनाओ, और साथ ही साथ जो है 9 मई के वाक़यात पे फ़ौजी अदालतें जो हैं उसने 25 लोगों को सज़ा सुना दी और मज़ीद सज़ाएँ भी जो है वो सुनाई जाएंगी। तो फ़ौजी अदालतें और हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात ये साथ साथ चल नहीं सकते। तो इसलिए जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जो आज पाकिस्तान में मौजूद थे और मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए, उनका ये ख्याल है कि पहले हमें पार्टी के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनसे मुलाकात का वक्त लेके दिया जाए, हम उनके पास जाएं, तफसील से उनसे बातचीत करें और उनसे पूछें कि जी ये मामलात कैसे चलेंगे, फ़ौजी अदालतें और मुज़ाकरात कैसे चलेंगे साथ साथ। और दूसरी बात जो एक बहुत ही अहम बात है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त लीडरशिप है उसमें एक ये एहसास पाया जाता है कि 26 नवंबर की शाम को एक सुनहरी मौका था जब मुज़ाकरात के ज़रिए इमरान खान साहब की जो रहाई है उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता था। वो बहुत उसके करीब आ चुके थे, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने खुद ही फैसला किया कि उन्होंने ना रहा होना है ना उन्होंने कोई रिलीफ लेना है, और उन्होंने एक नो कर दी बहुत बड़ी, और उनका जो इनकार है उसके बाद मामला जो है वो फिर ज़ीरो पर चले गए। तो इसलिए जो तहरीक इंसाफ के ये रहनुमा हैं ये भी चाहते हैं कि खान साहब से एक दफ़ा पूछ लें कि खान साहब आप हमें मुज़ाकरात की तरफ धकेल रहे हैं, और अगर दोबारा ऐसे हालात पैदा हो गए कि हुकूमत जो है वो आपकी रहाई पे तैयार हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आखिर में आप एक दफ़ा फिर ना कर देंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत से फैक्टर्स हैं। मुझे फ़िलहाल ये जो फेज़ है मुज़ाकरात का जो 2 जनवरी को शुरू होना है, मुझे इससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर इसमें कुछ मुज़ाकराती कमेटी में कुछ तब्दीलियाँ होंगी हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, और मामलात जो हैं वो हो सकता है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक चले जाएं, तो उसके बाद शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। मतलब और कोई ब्रेक थ्रू के लिए आपको लगता है जो 2 तरफा कमेटियां हैं उन दोनों के पास मैंडेट है? एक तरफ अगर तहरीक इंसाफ की कमेटी है उसमें अगर ये तशवीश पाई जाती है कि जी आखिर में इमरान खान वीटो ना कर दें, तो क्या दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी के पास आपको लगता है ऐसा मैंडेट है कि ये दोनों ही किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच सकें जो दोनों को कबूल हो?
नहीं, देखें, जो 26 नवंबर को जो मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसमें भी हुकूमत के लोग शामिल थे। उसमें उन मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म के मशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, इनका बड़ा अहम किरदार था। राना सनाउल्लाह साहब का तो बहुत ही उसमें एक पॉजिटिव रवैया था, और जो इमरान खान साहब की रिहाई की जो टाइमिंग का इशू था उस पर राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे। मोहसिन नकवी साहब के फिर भी कुछ रिजर्वेशंस थे, लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के लोग थे, बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, उनको फैसिलिटेट किया गया, उनको अडयाला जेल पहुंचाया गया, बातचीत हुई, और सिर्फ एक छोटा सा फरमाइश था, छोटी सी फरमाइश थी कि खान साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी थी जिस पे कि वो तैयार नहीं हुए। तो वो जो सारी बातचीत थी, जो मोहसिन नकवी साहब की जो बातचीत चल रही थी, उसमें वज़ीर आज़म साहब तो कहीं पे नहीं थे, और उसमें अगर ब्रेक थ्रू हो रहा था तो उसमें मोहसिन नकवी साहब के अलावा उन लोगों का भी किरदार था जो कि उनको हदायत दे रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि उस 26 नवंबर की शाम का जो वाक़या है, जब मुज़ाकरात नाकाम हुए और फिर यहाँ पे डी चौक में एक ऑपरेशन शुरू हो गया, उसकी वजह से ना मोहसिन नकवी साहब ऑन बोर्ड हैं और ना ही जिन लोगों से वो हदायत ले रहे थे वो ऑन बोर्ड हैं। तो जब वो ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर इन मुज़ाकरात का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। और जो हुकूमत ने कमेटी इतनी बड़ी बना दी है, उसमें और इजाफा कर दिया, तकरीबन सारे इत्तेहादी उसमें शामिल हैं, ये संजीदगी का मुजाहरा है या फिर एक गैर संजीदगी का मुजाहरा इसको समझा जाएगा? देखें, आज उसमें जाजुल हक साहब को भी शामिल कर दिया गया है, खालिद मक्सी साहब को भी शामिल कर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो इन मुज़ाकरात को अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के तरफ से जो कमेटी अनाउंस की गई थी, उस कमेटी के ही अरकान जो हैं वो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं है। देखें, जो हुकूमत की कमेटी है, उस कमेटी में जो पीपल्स पार्टी के जो दो दोस्त हैं, वो उनकी मौजूदगी जो है वो भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर आसिफ जरदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और मुस्कुराहटों का तबादला भी करते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके और हुकूमत के मामलात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। तो जिस पार्टी के वोटों पर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खड़ी है, उस पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने आज भी जो तकरीर की है उसको भी अगर आप एनालाइज कर लें तो बिल्कुल वो हुकूमत से खुश नज़र नहीं आ रहे। तो जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है, तो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मुज़ाकरात जो हैं उसमें पीपल्स पार्टी बैठ कर क्या करेगी? क्योंकि मुझे आज खुद एक तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा ने कहा कि जब 2 जनवरी को हम सारे बैठेंगे आमने सामने, तो हम पहले तो पीपल्स पार्टी के जो 2 हमारे दोस्त हैं उनको कहेंगे ना, पहले तो आप ये बताएं आपका इनके साथ तजर्बा कैसे रहा, क्या नून लीग ने जो पीपल्स पार्टी से वादे किए थे वो वादे पूरे किए या नहीं किए? उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि जनाब हमें नून लीग की किसी बात को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी का भी मसला नून लीग के साथ तो नहीं है, उनका भी बिलावल साहब का भी मसला तो किसी और के साथ है, तो वो तो इसमें अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है। तो जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होते तो इन मुज़ाकरात का मुझे कोई मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आता। साहब, और जो तहरीक इंसाफ की अपनी भी लीडरशिप है वो ज़ाहिर दोनों तरफ से हमने देखा वो तनकीद की जद में रहते हैं। हुकूमती जो रहनुमा हैं वो उन्हें तनकीद करते हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, फिर कभी बुशरा बीबी की तनकीद, कभी अलीमा खान साहिबा की तनकीद, फिर इमरान खान साहब को इस बात पर शिकायत की तस्वीर क्यों खिंचवा ली मोहसिन नकवी के साथ। आपके ख्याल में इन हालात में, जिन हालात का सामना है पार्टी को, ये पार्टी लीडरशिप सही किरदार अदा कर रही है या जहाँ जहाँ से सवालात उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं? देखिए शाहज़ेब साहब, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, तो हमने तो हर दौर में बात वही करनी है ना जो कि हमें सही नज़र आ रही है। देखें, आजकल तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के बारे में तहरीक इंसाफ ही के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं या कहते हैं ये कंप्रोमाइज़ लोग हैं, उनको कंप्रोमाइज़ किसने बनाया है? उनको कंप्रोमाइज़ इमरान खान ने बनाया ना। अब 26 नवंबर की शाम को जब हुकूमत जो है वो जहाज़ भेजती है, हवाई जहाज़ भेजती है पेशावर, और तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं को जहाज़ पे पेशावर से रावलपिंडी लाया जाता है, रावलपिंडी से फिर उनको गाड़ी में बिठा के आप अडयाला जेल में लेके जाते हैं, फिर अडयाला जेल में भी मीटिंग रूम में मुलाकात नहीं होती, इमरान खान का जो सेल है उसमें मुलाकात होती है। तो क्या इमरान खान को नहीं पता कि ये जो मेरी पार्टी के 2 लोग जो हैं इनको मेरे सामने ला के बिठा दिया गया है,
और मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ, और बातचीत बड़ी लंबी बातचीत, चहलकदमी हो रही है सेल में, और ये पॉइंट, और एंड में आके फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी कि नहीं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवानी। तो अगर उनकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है या पार्टी के अंदर उनके बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी खान साहब पर भी तो आयद होती है ना, क्योंकि गौर साहब को चेयरमैन बनाने वाले भी इमरान खान, और फिर गौर साहब के साथ अपने सेल में मुज़ाकरात करने वाले भी इमरान खान, और फिर गौर साहब के सामने इनकार करने वाले भी इमरान खान। तो अब गौर साहब किधर जाएं? या तो उनको चाहिए कि वो सारा सच पूरी कौम को बता दें कि भाईजान मैं तो प्रॉक्सी हूँ इमरान खान की, मैं जो भी करता हूँ इमरान खान के कहने पे करता हूँ। लेकिन इस पार्टी का कमाल ये है कि फिर जो इमरान खान की प्रॉक्सी है, ये उस प्रॉक्सी को भी मुतनाज़ा बना देते हैं कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया। तो मैं एक बात बड़े अरसे से कहता हूँ और आज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 26 नवंबर को भी इमरान खान साहब अगर चाहते तो जेल से बाहर आ सकते थे, आज भी वो चाहें तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन शायद वो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो एतबार नहीं करते कुछ लोगों पे, और ये जो मुज़ाकरात शुरू होते हैं और फिर आखिर में खान साहब इनकार कर देते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं का हो गया है, जो बेचारे इन मुज़ाकरात में अडयाला जेल के चक्कर लगाते रहते हैं और आखिर में खान साहब इनकार कर देते हैं। बस अब तो क्या नियर टर्म में है पॉसिबल कि, क्योंकि ज़रा पार्टी तितर बितर है बगैर इमरान खान साहब के, कि वो आ सकें, 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी आना है, कोई रिहाई का इम्कान नजर आता है आपको? देखिए, पार्टी तितर बितर है, ये पार्टी सिर्फ इमरान खान है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो तितर बितर आपको नून लीग भी नजर आएगी, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इतने दिनों से अपनी कैबिनेट में एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से इजाज़त नहीं मिल रही, तो वहाँ पे भी काफ़ी तितर बितर मामलात हैं, बल्कि तीतर बटेर वाला मामला है। तो तहरीक इंसाफ में पार्टी का नाम सिर्फ इमरान खान है, ये वक्त और हालात ने साबित किया है। जिस दिन इमरान खान साहब जो हैं वो फैसला कर लेंगे कि मैंने अब ठीक है डील करके नवाज शरीफ की तरह मैंने बाहर आना है, तो बाहर आ जाएंगे। अभी तक उन्होंने जो अपने आप को दिल में तसल्ली दी हुई है ना कि मैं बाहर नहीं आ रहा, वो तसल्ली उन्होंने ये दी हुई है, जो कि उन्होंने अपने कुछ साथियों से कही भी है कि भाई देखो, कम से कम आप लोग मुझे बार बार आके ये कहते हैं जी खान साहब आप आखिर में रहाई से इनकार कर देते, लेकिन तुम ये देखो ना, मैंने साबित किया है कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। बस ये है उनके दिल की तसल्ली कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। तो इस तसल्ली के साथ वो जितना अरसा चाहें जेल में रहेंगे। जिस दिन उन्होंने इस तसल्ली को खैर बात कह दिया, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब का तज़किया आपने सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद जिक्र होगा स्टॉक मार्केट का, जिसमें आज तारीख की दूसरी बड़ी तेज़ी देखी गई। या तो मार्केट 2 हफ्तों से रिकॉर्ड गिर रही है या फिर रिकॉर्ड बढ़ रही है, क्यों इतनी वॉलेटिलिटी दिखा रही है, एक ब्रेक के बाद। स्टॉक मार्केट में इंतहाई वोलेटाइल मूवमेंट का सिलसिला आज भी जारी रहा और मार्केट ने हफ्ते के पहले दिन तारीख की दूसरी बड़ी तेजी देखी और 100 इंडेक्स 4% यानी 4,411 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद हुआ, यानी एक दफा फिर 1,16,000 पॉइंट्स के ऑल टाइम हाई के करीब आ गया। अहम बात यह है कि मार्केट ने 4,700 पॉइंट्स की तारीख की सबसे बड़ी तेजी भी अब से एक माह पहले से भी कम के अरसे पहले देखी, जब 26 नवंबर को इमरान खान के धरने की कॉल की नाकामी के बाद मार्केट 27 नवंबर को वापस खुली थी। दिलचस्प बात यह भी है कि तारीख की सबसे बड़ी मंदी भी मार्केट ने पिछले हफ्ते ही देखी और 2 बार देखी, जब मार्केट ने गुज़िश्ता बुध को 3,790 पॉइंट्स की मंदी देखी, जिसका रिकॉर्ड अगले दिन तोड़ दिया, और फिर अगले दिन यानी जुमेरात को मार्केट 4,795 पॉइंट्स गिर गई, जो तारीख की सबसे बड़ी मंदी थी। और फिर अगले ही दिन यानी जुमे को मार्केट 3,238 पॉइंट्स के इजाफे के साथ तारीख की चौथी बड़ी तेजी देखकर बंद हुई, यानी या तो मार्केट में रिकॉर्ड तेजी नजर आ रही है या रिकॉर्ड मंदी नजर आ रही है। आज भी 4,411 पॉइंट्स की तेजी के साथ 100 इंडेक्स में 90 शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि सिर्फ 9 शेयर्स की कीमतों में कमी हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन $52 अरब की सतह को पहुंच गई और आज मार्केट में तकरीबन 85 करोड़ शेयर्स का काम हुआ। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सुहेल साहब, एक्सट्रीम मूवमेंट है मार्केट की, या तो रिकॉर्ड मंदी या फिर रिकॉर्ड तेजी। पिछले हफ्ते में 2 रिकॉर्ड मंदियां, आज सेकंड बड़ी तेजी, एक महीने पहले से भी कम से पहले के अरसे में रिकॉर्ड तेजी देखी थी 27 नवंबर को। ज़ाहिर है क्योंकि मार्केट बढ़ गई है तो एब्सोल्यूट नंबर्स में तो रिकॉर्ड बना ही रही है, बट परसेंटेज नंबर्स में भी 4-5% बहुत बड़ा नंबर होता है। क्या वजह है? कोई अनसर्टेनिटी है कि या तो गिरती है तो बहुत ज़्यादा, बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब भाई।
आपने बड़ा सही कहा कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, एब्सोल्यूट में तो बहुत ही ज़्यादा है, मगर परसेंटेज में भी नॉर्मल से ज़्यादा है। मेरे ख्याल में देखना परसेंटेज ही चाहिए। आई थिंक उसके दो मेन रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स रेगुलेटर ने जो सर्किट ब्रेकर होता है, यानी एक दिन में एक शेयर कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, वो पहले 5% हुआ करता था, वो अभी 10% हो गया है। तो जब 5% था तो जाहिर बात है वो 5% के बाद बहुत सारे स्टॉक्स तेजी में या मंदी में लॉक लग जाते थे, मगर अभी वो 8% बढ़ जाते हैं, कुछ 9% बढ़ जाते हैं। तो एक रीजन तो ये मूवमेंट का ये है। दूसरा रीजन ये कि मार्केट में यूफोरिया है। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि 18 माह में मार्केट 3 गुना हो गई है, जिसकी वजह से एक कतार लगी हुई है नए इन्वेस्टर्स की, और रोजाना की बेस पे 100 से ज्यादा अकाउंट खुल रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में हर महीने 10,000 से ज्यादा अकाउंट खुल रहे हैं। तो पैसा भी आ रहा है, और उसमें वो भी लोग आ रहे हैं जो इनएक्टिव थे या जिन्होंने कभी पहले इन्वेस्ट नहीं किया था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेडर्स ओरिएंटेड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मोमेंटम को फॉलो कर रहे हैं। और मोमेंटम अगर तेजी का होता है तो सब खरीदारी करते हैं, और जब मोमेंटम थोड़ा सा मंदी का होता है तो लोग थोड़ा सा उसको फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि वॉल्यूम से रिकॉर्ड हाई है और वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई है। मतलब और लास्ट वीक जब मार्केट गिर रही थी तो आपकी टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की ही असेसमेंट थी कि जी म्यूचुअल फंड्स की रिडेम्पशंस आ रही हैं। इसके अलावा क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ गई है तो ईयर एंड पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी साल खत्म नहीं हुआ है, मगर दोबारा मार्केट तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई है। तो ये कोई लेवरेज बाइंग है, फंडामेंटल्स पर बाइंग हो रही है, कोई ऐसा खतरा नहीं है? देखिए, ये बात तो तय है कि पिछले 3-4 माह में जो 35-40% का बेहतरी आई है मार्केट में, उसका मेन ड्राइवर जो है वो म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनकी कोई 50-60 अरब रुपए की नई खरीदारी की है। और पिछले 1-1.5 साल में जो मनी सप्लाई बढ़ी है वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ना होने की वजह से फिक्स्ड इनकम में चले गए थे, तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2017-18 में जब मार्केट में बहुत ज्यादा यूफोरिया था तो मार्केट में और भी ऑप्शंस थे इन्वेस्टमेंट के, जो जिस तरह बियरर प्राइस बॉन्ड है, जिस तरह डॉलर है, प्रॉपर्टी है, वो सब अब रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो सारा पैसा यहीं आ रहा है, और इसके नतीजे ये हुआ है कि मार्केट तो बढ़ रही है मगर लेवरेज पोजीशन भी अपने रिकॉर्ड हाई पर है। और आज की ट्रेडिंग तो इसलिए भी इंटरेस्टिंग थी कि आज से रोल ओवर लोग करना शुरू कर चुके थे, और रोल ओवर का रेट भी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद जो है मार्केट का यूफोरिया ऐसा है कि मार्केट जो है वो 4,000 पॉइंट के करीब बढ़ गई। अच्छा, डॉलर के मुकाबले में रुपए की स्टेबिलिटी है, तो ये तो एक बड़ा अच्छा साइन है कि लोग डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, जैसा कि माजी में देखा गया था उस स्टेबिलिटी की वजह से। बट जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसने भी मुल्क में स्पेकुलेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, नॉन टैक्स पैसे की पार्किंग में बड़ा किरदार अदा किया। आप कह रहे हैं इस दफा कुछ ऐसे इकदाम हुकूमत ने कर लिए हैं कि वो नहीं हो रहा, या कोई और वजह है? देखिए, काफी हद तक ऐसे इकदाम कर लिए हैं जिसमें जो वैल्यूएशन है उसको रिवाइज अपवर्ड किया गया है, जो टैक्सेशन है वो बढ़ गया है, इसके अलावा जो कंप्लायंस है, रिटर्न फाइल होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं वो बढ़ गई हैं, ट्रांसफर के टैक्सेस बढ़ गए हैं। तो पैसा प्रॉपर्टी में जा रहा है मगर इतना नहीं जा रहा जो आज से 5-6 साल पहले जाया करता था। तो काफी ऐसे इन्वेस्टर जो प्रॉपर्टी में और खास तौर से प्रॉपर्टी में फाइल्स में प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करते थे, वो भी उन्होंने भी रुख किया है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बेशुमार अकाउंट खुल रहे हैं, नया पैसा आ रहा है, और उसका नतीजा ये है कि स्पेकुलेशन भी शुरू हो गई है, और जिस तरह मैंने कहा कि लेवरेज का रेट भी जो है वो 20% से ज्यादा हो गया है। मतलब तो इतनी जब मार्केट में लेवरेज हो, बेशक वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो, तो आप यही कहेंगे कि इन्वेस्टर को केयरफुली देखना चाहिए और केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए? कर रहना चाहिए, और उसको मेरे ख्याल में डिप्स का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने इब्तिदाई में बताया कि वॉलेटिलिटी बहुत है, बहुत वॉलेटाइल है मार्केट, तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज देती रहेगी जिस तरह पिछले हफ्ते एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में ही, जिसका डिविडेंड पे आउट है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें जाना चाहिए, और जो टिप्स में और जो सुनी सुनाई बातों पे जो ट्रेडिंग हो रही है उससे ज़रा केयरफुली रहना चाहिए, क्योंकि जब ये लेवरेज में दुश्वारी अगर होगी या रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे तो हमने माजी में भी देखा है कि फिर मार्केट में एक सीवियर करेक्शन भी आ जाता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, कबायली ज़िला कुर्रम में पेशावर, पाड़ा चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश का आज 76वां दिन है, जबकि इलाज की सहूलियात ख़त्म होने से अब तक 50 बच्चे दम
तोड़ चुके हैं। शहर में खाने पीने की अशिया, अद्वियात, तेल, लकड़ी और एलपीजी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जबकि रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों ने 4 दिन से प्रेस क्लब के बाहर शदीद सर्दी में एहतजाजी धरना दिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने जिला कुर्रम को आफतज़दा करार देने की मंजूरी देते हुए रिलीफ इमरजेंसी लगाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक रास्तों की बंदिश के बाइस इलाज ना होने से अब तक मुबैना तौर पर 50 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, जिनमें से 31 अमवात DHQ और बाकी अतराफ के अस्पतालों में हुई। 2 गिरोहों के माबैन जारी खूनी तनाज़ा अब तक 130 से ज़ायद जाने ले चुका है और इसे ख़त्म करने के लिए गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ज़ायद अरसे से जारी ग्रैंड जिरगा अब तक कोई फैसला नहीं कर सका है। इलाके की सूरत हाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई अपेक्स कमेटी के इजलास में जुमे को आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई थी और यह फैसला किया गया था कि दोनों फ़रीक़ैन हुकूमत की सालिसी में एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे और रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए 15 दिनों में लाएअमल तय करेंगे। 1 फरवरी तक तमाम असला इंतज़ामिया के पास जमा किया जाए। इलाके में कायम तमाम बंकर्स मस्मार किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिला कुर्रम में अमन अमान के मामले पर रवा हफ्ते अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। रास्ते खोलने से मुतालिक भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा होगा, जिसमें पायदार अमन के लिए मुआहदा किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म पर पाड़ा चनार में अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील जारी है, जबकि दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए पेशावर पहुँचाया जा चुका है। सूबाई हुकूमत ने मुतल्लिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की है, जबकि रिलीफ इमरजेंसी में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। रिलीफ इमरजेंसी में एयर सर्विस के जरिए आमदोरफ्त भी शामिल है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल के मुताबिक इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों पर हमलों और झड़पों के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस रास्ते बंद किए हैं, जबकि सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए जिरगा अराकीन और सरकारी अमले के 16 अफराद को पारा चनार पहुँचाया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।